नमस्कार। और हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं रिबेका यारोस की बहुत ही चर्चित किताब फोर्थ विंग की दुनिया में। जी नमस्कार। और ये दुनिया है भी ऐसी कि इसमें गोता लगाना बनता है। काफी दिलचस्प। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा विस्तृत सारांश है और हमारा इरादा है कि इस तेज रफ्तार फैंटेसी कहानी के किरदारों को समझें। और सिर्फ किरदार ही नहीं, उनके संघर्ष, उनकी चुनौतियां। सही कहा। और कहानी में जो रहस्य छिपे हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हें भी खोल कर देखें। ये कहानी है नवारे नाम के एक राष्ट्र की और वहाँ है बास्कियात वॉर कॉलेज, जहाँ देश के सबसे बेहतरीन ड्रैगन राइडर्स तैयार होते हैं। पर ये कोई आम कॉलेज नहीं है। आम तो बिल्कुल नहीं। यहाँ टिके रहना ही अपने आप में समझ लीजिए रोज मौत से खेलना है। हाँ चलिए, तो फिर इस खतरनाक दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। हाँ, इसे खतरनाक कहना भी शायद थोड़ा कम होगा। बजिंगैथ वॉर कॉलेज, और खासकर इसका जो राइडर्स क्वाड्रेंट है वो तो एक निर्मम भट्टी है। निर्मम भट्टी सही शब्द है। जी, यहाँ का सिद्धांत बहुत साफ है, सिर्फ सबसे ताकतवर ही बचेगा। अच्छा। यहाँ ट्रेनिंग का मतलब ही है लगातार मौत का खतरा। आपके साथी कैडेट ही कई बार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ओ। दया, सहानुभूति, ये सब यहाँ कमजोरी मानी जाती है। और ऐसी बिल्कुल क्रूर माहौल में हमारी कहानी की नायिका वायलेट सोरेनगेल कदम रखती है। हाँ, वायलेट शारीरिक रूप से वैसी नहीं है जैसी शायद एक ड्रैगन राइडर से उम्मीद की जाती है। थोड़ी छोटी, शायद दूसरों से कमजोर भी। बिल्कुल। ये एक बड़ा कंट्रास्ट है शुरू से ही। लेकिन जहाँ शारीरिक ताकत की कमी है, वहाँ उसका दिमाग कमाल का तेज है, बहुत रणनीतिक। हाँ, ये उसकी खासियत है। और दिलचस्प बात यह है कि वो कभी राइडर बनना ही नहीं चाहती थी। उसका सपना तो स्क्राइब बनने का था। मतलब लेखक या लिपिक। ज्ञान की दुनिया में रहना। हाँ, किताबों के बीच। लेकिन उसकी माँ जनरल लिलिथ सोरेंगेल, जो खुद एक बहुत ताकतवर जनरल है और एक जानी मानी राइडर भी रह चुकी हैं, वो उसे उसकी इच्छा के बिल्कुल खिलाफ इस राइडर्स क्वाड्रेंट में भेज देती हैं। जबरदस्ती। और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सोरेंगेल परिवार का नाम वो विद्रोह के इतिहास से भी जुड़ा है। अच्छा। हाँ, जनरल लिलिथ ने खुद विद्रोहियों और उनके परिवारों को मौत की सजा दी थी। तो ये फैसला वायलेट पर सिर्फ माँ की उम्मीदों का बोझ नहीं डालता, बल्कि उसे उन लोगों के बीच खड़ा कर देता है जिनके परिवार शायद उसकी माँ की वजह से तबाह हुए। बिल्कुल। ये उसके लिए चीजें और मुश्किल बना देता है। और ये बोझ उसे पहले ही दिन महसूस होता है। कॉन्स्क्रिप्शन डे, यानी कॉलेज में एंट्री का दिन, वो भी कम खतरनाक नहीं। सही कहा। उसकी बड़ी बहन मीरा, जो खुद एक राइडर है, उसे ड्रैगन की खाल का बना एक कवच देती है, कुछ सलाह भी। शायद वो जानती थी कि वायलेट के लिए ये कितना मुश्किल होने वाला है। हाँ, पहली चुनौती है पैरापेट पार करना। एक बहुत ऊंचा और संकरा पत्थर का पुल, नीचे गहरी खाई। उफ। और ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, ये उस जगह की क्रूरता की पहली झलक है। मतलब ये कि यहाँ कैडेट्स को पहली बार पता चलता है कि नियम बस नाम के हैं। जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। कई बार कमजोर कैडेट्स को धक्का दे दिया जाता है। ओ माय गॉड। वायलेट का इसे पार करना सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये उसकी हिम्मत और मुश्किल हालात में सोचने की क्षमता को दिखाता है। वो न सिर्फ खुद बचती है, बल्कि इस दौरान रियानोन नाम की एक और कैडेट की मदद भी करती है। और रियानोन फिर उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। हाँ, जो ऐसी जगह पर बहुत जरूरी है। लेकिन खतरा वहीं खत्म नहीं होता। जैक बारवे नाम का एक कैडेट है, बहुत क्रूर और महत्वाकांक्षी। वो पहले ही पल से वायलेट को निशाना बना लेता है, उसकी कमजोरी और उसके परिवार के नाम की वजह से। वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है। यहीं से दोस्ती और दुश्मनी का खेल शुरू हो जाता है। रियानन जैसी दोस्त तो सोने से भी कीमती है वहाँ। बिल्कुल। अकेले टिकना नामुमकिन है। और जैक बार्लो जैसे लोग दिखाते हैं कि खतरा सिर्फ ट्रेनिंग या ड्रैगन से नहीं, साथी इंसानों से भी उतना ही है। सही। अच्छा, तो राइडर्स क्वाड्रेंट में वायलेट की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त डेन ईटोस से भी होती है। हाँ, डेन। वो अब 1 साल सीनियर है और वायलेट का स्क्वाड लीडर भी है। वो वायलेट को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा परवाह करता है। जरूरत से ज्यादा शायद। उसकी परवाह कभी कभी वायलेट की काबिलियत पर शक करने जैसी लगती है। हाँ, जैसे वो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। बिल्कुल। डेन का किरदार दिलचस्प है। वो परवाह और कंट्रोल के बीच की लाइन पर चलता है। शायद उसकी चिंता सच्ची हो, पर वो वायलेट को बार बार उसकी कमजोरी याद दिलाता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ज़ेडन रियॉर्सन की। हाँ,
एक्सेडन वो सिर्फ एक विंग लीडर नहीं है, वो फोर्थ विंग का सबसे डरावना और प्रभावशाली कैडेट है। उसी विंग का जिसमें वायलेट और डीन भी हैं। उसकी मौजूदगी ही अलग है, रहस्यमयी, खतरनाक, कोई नहीं जानता उसके इरादे क्या हैं। और ज़ैडन का आना कहानी में एक बड़ा मोड़ है। बहुत बड़ा। वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो उन मार्क्ड छात्रों में से है। मार्क्ड छात्र। हाँ, यानी उन विद्रोहियों के बच्चे जिन्हें जनरल सोरेंगेल ने मरवाया था, ज़ैडन खासतौर पर फेनरियोर्सन का बेटा है। जिसे वायलेट की मां ने मौत की सजा दी थी। जी। ज़ैडन और उसके जैसे बाकी मार्क्ड छात्रों को सजा के तौर पर इस कॉलेज में रखा गया है। उनकी वफादारी पर हमेशा सवाल रहता है। तो मतलब एक तरफ बचपन का दोस्त डैन है जो रक्षा करना चाहता है, और दूसरी तरफ ज़ैडन, जिसके पास वायलेट से नफरत करने की हर वजह है, लेकिन जो उसे अजीब तरह से चैलेंज करता है, उसे उसकी लिमिट से आगे धकेलता है। यही तो इस रिश्ते की सबसे दिलचस्प बात है। डैन की रक्षा वायलेट को कमजोर बनाती है ना? जबकि ज़ैडन की दुश्मनी उसे मजबूत बनने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। सवाल उठता है कि असली मदद क्या है? आराम देना या मुश्किलों का सामना करने लायक बनाना? उनके बीच का वो तनाव जिसमें नफरत, शक, इज्जत और शायद एक अनकहा आकर्षण भी है। हाँ, वो कहानी को बहुत आगे बढ़ाता है। और ये मार्क्ड छात्र नवारे की ऊपरी शांति के नीचे जो राजनीतिक तनाव है उसे भी दिखाते हैं। विद्रोह की दबी हुई आग। वायलेट की शुरुआती ट्रेनिंग तो बहुत ही भयानक है। उसे हथियार चलाना, लड़ना, शारीरिक क्षमता बढ़ाना, ये सब तो है ही। और ऊपर से उसकी जान लेने की लगातार कोशिशें। हाँ, कभी उसका सामान खराब कर देना, कभी ट्रेनिंग में फंसाना, और वो जैक बारवे तो जैसे पीछे ही पड़ गया है। और यहीं वायलेट की असली ताकत दिखती है। शारीरिक रूप से शायद वो पीछे हो, पर वो अपने तेज दिमाग से, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से रणनीति बनाकर बच निकलती है। हाँ, वो लड़ाई को ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतना सीखती है। दिलचस्प बात यह है कि जो गुण उसे एक अच्छा स्क्राइब बनाते, बारीकी से ध्यान देना, विश्लेषण करना, वही उसे अब राइडर के तौर पर जिंदा रख रहे हैं। ये दिखाता है कि ताकत कई तरह की होती है। बिल्कुल। पहली बार ड्रैगन्स के सामने लाया जाता है। ड्रैगन खुद अपना राइडर चुनते हैं। और जिन कैडेट्स को कोई ड्रैगन नहीं चुनता, उन्हें अक्सर ड्रैगन्स ही मार डालते हैं। उफ, ये सिर्फ बंधन बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो सीधे सीधे अस्तित्व का सवाल है। यहाँ किस्मत, हिम्मत और शायद ड्रैगन की अपनी कोई समझ काम करती है। ये वो पल है जो तय करता है कि कैडेट राइडर बनेगा या उसकी कहानी वहीं खत्म। हाँ। और यहाँ वायलेट फिर सबको हैरान कर देती है। कैसे? उसे एक नहीं बल्कि 2 ड्रैगन्स चुनते हैं। 2? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, पहला है टायर्न, एक बहुत बड़ा, शक्तिशाली और गुस्सैल ब्लैक ड्रैगन, सदियों पुराना, जिसकी ताकत की कहानियां हैं। टायन, उसका नाम ही काफी है। और दूसरी है एंड्रना, एक छोटी, दुर्लभ गोल्डन ड्रैगन, जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं, शायद अपनी तरह की अकेली बची है। 2 ड्रैगन्स, ये तो मतलब नवारा के इतिहास में कभी नहीं सुना गया। बिल्कुल। इससे वायलेट को इज्जत तो मिलती है क्योंकि टायरन ने उसे चुना है, लेकिन वो पहले से भी बड़ा निशाना बन जाती होगी। ईर्ष्या, शक। हाँ, ये सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, ये तो जैसे नियमों को चुनौती देने जैसा है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये बस इत्तेफाक है या वायलेट में सच में कुछ खास है? और अंधार न कर रहस्य, वो क्या है? सही कहा, ये दोहरा बंधन कहानी में शक्ति, नियति, परंपरा, इन सब पर सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वायलेट और ज़ेडेन के बीच की वो कड़वाहट, वो धीरे धीरे बदलने लगती है। हाँ, एक जटिल समझ और शायद खिंचाव में। और इसी दौरान वायलेट को एहसास होता है कि बाज़गियत कॉलेज की दीवारों के पीछे और नवारा के लीडर्स के बीच गहरे राज और साजिशें चल रही हैं। उन्हें हमेशा यही बताया गया था कि खतरा सिर्फ पड़ोसी देशों के ग्रिफिन राइडर्स से है। लेकिन असलियत कुछ और ही निकलती है। वायलेट और ज़ेडेन को पता चलता है वेनिन के बारे में। वेनिन? ये कौन है? ये रहस्यमयी काले जादू का इस्तेमाल करने वाले प्राणी हैं। वो जमीन से जीवन और जादू सोख लेते हैं, उसे बंजर बना देते हैं। ओह! और वो वाइवर्न्स को कंट्रोल करते हैं। ये 2 पैरों वाले ड्रैगन जैसे भयानक जीव हैं, नवारे के 4 पैरों वाले ड्रैगन से अलग। वाइवर्न्स? ये तो बहुत खतरनाक लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नवारे का नेतृत्व, शायद वायलेट की मां भी, वेनिन के अस्तित्व और उनके बढ़ते खतरे को जानबूझकर छुपा रहा है। क्या? छुपा रहे? पर क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये खुलासा कहानी का पूरा नजरिया ही बदल देता है। लड़ाई सिर्फ पड़ोसियों से नहीं, बल्कि एक ज्यादा भयानक अलौकिक शक्ति से है। और अपने ही लोग सच छुपा रहे हैं। बिल्कुल। ये कहानी को सिर्फ एक मिलिट्री फैंटेसी नहीं रहने देता।
ये इसे एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक संघर्ष बना देता है। वेनिन का खतरा मतलब अस्तित्व का खतरा है। और लीडरशिप का सच छुपाना, ये क्या दिखाता है? क्या वो डरते हैं या वो खुद इसमें शामिल हैं? या उनकी कोई और ही योजना है? ये सूचना पर कंट्रोल, सत्ता का गलत इस्तेमाल, इन जैसे गंभीर मुद्दों को उठाता है। अब सवाल सिर्फ बाहरी दुश्मन का नहीं, अंदरूनी धोखे का भी है। किताब का क्लाइमैक्स एथेबेन नाम की एक दूर चौकी पर होता है। हाँ, आइफ्रिन, जेडन और उनके स्क्वाड को वहां भेजा जाता है, एक आम सप्लाई मिशन बताकर। लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये एक जाल है। उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में भेजा गया है। ऐसी जगह जहां वेनिन का हमला होने वाला है और जहां से बचना लगभग नामुमकिन लगता है। ये उनके अपने लीडर्स के धोखे का चरम बिंदु है। उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। एथबेन में उनका सीधा सामना होता है वेनिन और उनके वाइवर्न्स की फौज से। एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। वायलेट अपनी पूरी ताकत लगा देती है, टाइन से मिली बिजली पैदा करने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। वो अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों सीमाओं को पार कर जाती है। लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी होती है। इस लड़ाई में वायलेट का एक बहुत करीबी दोस्त लियम मैरी मारा जाता है। लियम, जो एक्सीडेंट का भी बचपन का दोस्त था, एक मार्क्ड राइडर, वो वायलेट को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। उसका ड्रैगन डेगी भी मारा जाता है। लियम की मौत बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दोस्त की मौत नहीं है, ये युद्ध की क्रूर सच्चाई है, बलिदान का प्रतीक है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में जीत भी कितनी महंगी पड़ती है। ये वायलेट को तोड़ देती है, लेकिन शायद और ज्यादा मजबूत भी बनाती है। हाँ, और एक्सीडेंट पर भी इसका गहरा असर होता है। लियम उसके लिए भाई जैसा था। ये दुख उन दोनों को शायद और करीब लाता है, एक साझा मकसद देता है। लड़ाई के बीच में वायलेट एक वेनिन के जहरीले खंजर से बुरी तरह घायल हो जाती है। वो बेहोश होने लगती है। कहानी कुछ देर के लिए एक्सीडेंट के नजरिए से दिखाई जाती है। वो बचे हुए साथियों के साथ वायलेट को बचाने की कोशिश कर रहा है, हताश होकर। ये पीओवी शिफ्ट हमें एक्सीडेंट के अंदर की उथल-पुथल दिखाता है ना? वायलेट के लिए उसकी चिंता। हाँ, जो उसके बाहरी सख्त रवैये से बिल्कुल अलग है। जब वायलेट को होश आता है तो वो एक अनजान सुरक्षित जगह पर होती है। उसका जहर का असर चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका है। और वहां उसे कौन मिलता है? एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर वो सन्न रह जाती है। उसका अपना भाई ब्रेनन सोरेंगेल। ब्रेनन, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे? हाँ, जिसे बताया गया था कि वो विद्रोह के दौरान मारा गया था। ये तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल, और इससे भी बड़ा खुलासा ये कि वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि वो नवार के मौजूदा भ्रष्ट शासन के खिलाफ चल रही एक प्रमुख नेता है। ओहो। ये न सिर्फ वायलेट की दुनिया उलट-पुलट कर देता है, बल्कि उसकी माँ, जनरल सोरेंगेल और पूरे नवार के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। सही कहा। ये अगली किताब के लिए एक जबरदस्त मंच तैयार करता है। लड़ाई अब सिर्फ वेनिन से नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर मौजूद धोखे और जुल्म से भी है। तो इस पूरी कहानी की गहराई से पड़ताल करने पर जो मुख्य बातें सामने आती हैं, सबसे पहली तो यही कि सच्ची ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। बिल्कुल, वायलेट का सफर यही दिखाता है। इरादा मजबूत हो, दिमाग तेज हो और हिम्मत हो तो कोई भी सीमा पार की जा सकती है। इसके अलावा कहानी दोस्ती, वफादारी, प्यार और धोखे के जटिल ताने बाने को दिखाती है। हाँ, खासकर ऐसे माहौल में जान भरोसा करना ही सबसे खतरनाक काम हो। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता भ्रष्ट करती है, सच को कैसे छुपाया जाता है और कैसे विद्रोह की चिंगारी सुलगती रहती है। व्यक्तिगत संघर्ष और बड़े राजनीतिक खेल का टकराव भी अहम है। जी, ये किताब उन सभी को पसंद आ सकती है जिन्हें तेज एक्शन चाहिए, ड्रैगन फाइट्स चाहिए, गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव, दुश्मनी से रोमांस वाला एंगल, एनिमीज टू लवर्स। हाँ, और एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जहां हर कोने पर खतरा और साजिश हो। ये सिर्फ एक रोमांचक फैंटेसी नहीं है। नहीं, ये मानवीय लचीलेपन, सत्ता पर सवाल उठाने और सच की तलाश की कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो पाठक को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बिल्कुल, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जब आपके अपने ही आपसे सबसे बड़े सच छुपा रहे हों, जब दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाए, तो असली खतरा कहाँ है? क्या वो बाहरी दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, या वो अंदरूनी झूठ और विश्वासघात जो आपकी नींव हिला सकते हैं? इस धोखे के जाल में आखिर भरोसा किया किस पर जाए? वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है नवारे की ये यात्रा दिलचस्प रही होगी।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी और भी गहरी परतों के साथ।